हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत आ रहे जहाज पर फिर एक बार ईरान ने कर दिया बड़ा अटैक। दोस्तों अटैक, दो जहाजों को बंधक भी बना लिया और जब्त कर ईरान ले गई फोर्स, जिसमें राजस्थान के मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी फंस गए। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर। भारत के आंख दिखाने के बावजूद भी भारत आ रहे इन जहाजों पर क्यों किया गया अटैक, बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी आपको। कैसे भारत हुआ गुस्से से लाल। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने आसिम मुनीर की खोल दी पोल, कर दी तीखी आलोचना, कह दिया पाकिस्तान खेल रहा है डबल गेम। शहबाज और मुनीर को बता दिया अमेरिकी पोस्टमैन। जी हां दोस्तों, साथ में ये तो कह दिया कि अमेरिका की ओर मुनीर का झुकाव है। अपने आप को न्यूट्रल कहने वाला पाकिस्तान अमेरिका की ओर झुका हुआ है, बताएंगे कैसे। ईरान की मीडिया ने दोस्तों बम्पर पोल खोल दी है पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज मुनीर की। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे ईरान ने यह तक कह दिया कि अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। बताएंगे शांति वार्ता को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट्स सामने आ रही है। दोस्तों शांति वार्ता होगा भी या नहीं होगा, तो वहीं उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहलगाम हमले की बरसी पर अमेरिका यूरोप तक ने भारत का दे दिया साथ। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर भारत के साथ आई दुनिया, अलग थलग पड़ गया पाकिस्तान, फ्रांस, यूके से लेकर किसने क्या कहा। दोस्तों जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि भारत सच्चाई के साथ खड़ा है तो दुनिया भी उसके साथ खड़ी है। तो वही तेल संकट में भारत कैसे बना लाइफलाइन, चीन की कैसे रणनीति हुई फेल, जानकर आप भी जाएंगे चौंक और भारतीय होने पर करने लगेंगे गर्व। दोस्तों तो वही आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। दोस्तों बताएंगे उसको लेकर क्या अपडेट्स सामने आए हैं, क्या होने वाला है आज का हाल, क्या है अमित शाह जी का बंगाल में साइलेंट मिशन, और अब किस राज्य में बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं और पीछे से किसी को छोड़ता नहीं, और होना भी यही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने के कुछ ही घंटों बाद ही बुधवार को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने दो जहाजों पर हमला करके उन्हें जब्त कर लिया। इनमें से एक जहाज भारत के गुजरात आ रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना से ईरान और भारत के बीच फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। पिछले सप्ताह भी हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हमला किया गया था, आपको वो खबर याद ही होगा। उस घटना को बीते एक हफ्ता भी ठीक से पूरा नहीं हुआ कि ये दूसरे अटैक की बड़ी जानकारी सामने आ गई। पिछले हफ्ते जब यह अटैक हुआ था दोस्तों, उस समय भारत ने ईरान के राजदूत को तलब करके कड़ा विरोध जताया था। ईरानी स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार एक जहाज पनामा ध्वज वाला MSC फ्रांसेस्का और दूसरा लाइबेरिया ध्वज वाला एपामिनोर्स जहाज अब आईआरजीसी की हिरासत में है और उन्हें ईरान लेकर जाया गया है। एक तीसरा जहाज ग्रीक ध्वज वाला यूफोरिया भी निशाने पर था और अब वो ईरान के तट के पास फंसा हुआ है। बता दें, इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मैरीटाइम ट्रैफिक डेटा के मुताबिक एपामिनोर्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। यह जहाज दुबई से आ रहा था। ईरान नेवी का कहना है कि जहाजों के पास जरूरी ऑथराइजेशन नहीं था और उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में हेराफेरी की, जिससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने इस हमले की पुष्टि की है। जहाजों के चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस जहाज पर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले मर्चेंट नेवी में वाइस कैप्टन संजय माहर भी मौजूद हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि मेरे शिप पर ईरान की सेना ने फायरिंग की, इसके बाद हम सभी अंदर आ गए। जहाज में मेरे समेत कुल 21 क्रू हैं। संजय ने शिप के अंदर का एक वीडियो भी भेजा। दोस्तों जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज एपामिनोर्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। यह जहाज दुबई से अपनी यात्रा शुरू करके भारत की ओर आ रहा था कि तभी आईआरजीसी ने इस पर हमला अटैक करना शुरू कर दिया। लगातार इस पर गोलीबारी कर दी। दोस्तों भारतीय बंदरगाह की ओर आ रहे इस जहाज की जब्ती ने समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। ये दोनों जहाज फिलहाल ईरान के क्षेत्रीय जल में है, जहां उनके सामान, डॉक्यूमेंट्स और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
दोस्तों इस घटना के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है, यानी कच्चे तेल की कीमतों में तगड़ा उछाल भी देखने को मिला है रातों रात। इस अटैक ने, इस खबर ने दोस्तों हर किसी को चौंका दिया है। आखिर ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? पिछली बार जब ये कदम उठाया था उस समय भारतीय जहाज थे, उन पर अटैक किया गया था, लेकिन इस बार बेशक ये भारतीय जहाज नहीं थे, जो खबरें सामने आ रही उस हिसाब से ये भारतीय जहाज नहीं थे, लेकिन ये भारत आ रहे थे, गुजरात पोर्ट पर पहुंचने वाले थे दोस्तों, जहां इन पर यह अटैक किया गया और इनको वापस ईरान लेकर जाया गया है। ऐसे में ईरान को हिसाब देना होगा कि भारत जा रहे इन जहाजों पर उसने जुर्रत कैसे की दोस्तों अटैक करने की। अब देखते हैं भारत की मोदी सरकार इस पर कौन सा कड़ा नियम, कौन सा कड़ा फैसला लेती है और क्या जवाब मांगती है ईरान से, और ईरान क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दूसरी बार घटना, पहली बार तो चलो हम समझ सकते हैं कि गलती हो गई होगी, नहीं पहचान में आया होगा, जबकि पहली बार तो भारत का झंडा भी लगा हुआ था, तब भी वो अटैक हुआ था। लेकिन दूसरी बार भारत जाने वाले शिप पर अटैक, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जानबूझ करके कोई गेम प्ले कर रहा है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताएगा। बहुत जरूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही थी, इस पर आपकी राय तो बनती है और मानते हैं कि भारत को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए और ईरान को जवाब देना ही चाहिए। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक नहीं दबाया तो उस लाइक के बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दें पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा। जी हां, ईरान की सरकारी मीडिया ने कि आसिम मुनीर की तीखी आलोचना, बता दिया अमेरिकी पोस्टमैन, कह दिया अमेरिका की और मुनीर का तगड़ा झुकाव है। वो क्या ही शांति वार्ता करवाएगा, वो क्या ही सीज फायर करवाएगा, क्या ही मध्यस्थता करवाएगा। जी हां, ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाते हुए उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर को निशाना पर ले लिया और कहा है कि इस्लामाबाद अमेरिका की ओर झुकाव रखते हुए ईरान के साथ समानांतर संपर्क बनाए हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया में इस सप्ताह प्रसारित एक टेलीविजन बहस में यह आरोप लगाते हुए पोल खोली गई है, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे में गंभीर दरार उजागर हुई है। यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। टीवी बहस में चर्चा की गई कि ईरान के प्रस्तावों का नजरअंदाज किया जा रहा है। जनरल मुनीर हाल ही में ईरान आए थे और अमेरिकी पक्ष को सौंपने के लिए 10 सूत्री वार्ता प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, स्वीकृति या प्रतिबद्धता सामने नहीं आई है। ईरानी एक्सपर्ट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया है और अब वो अमेरिका की ओर से 15 से 16 नई शर्तें ईरान पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसके रुख पर सवाल उठते हैं। SNN के एक विश्लेषक ने साफ साफ कहा कि हमारी योजना के अनुसार आसिम मुनीर ईरान आए और हमारा संदेश लिया। इस संदेश को अमेरिकी पक्ष तक पहुंचाया जाना था, ये उन्होंने जरूर किया होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है और जैसा कि हमने उच्च स्तरों पर चर्चा की है, हमें अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है कि इस संदेश को स्वीकार किया गया है या नहीं। मैं तो यहाँ कहूंगा कि अगर हमें जवाब मिल भी जाता है तो भी वो इस्लामाबाद लौट जाएंगे और दूसरा पक्ष कहेगा कि ठीक है, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। यानी कि ईरान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका का आदमी बता दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान की सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हो। ईरान की सरकारी मीडिया में साफ साफ कहा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और वो निष्पक्षता का दिखावा करता है, ढोंग रच रहा है, लेकिन वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। वो ये दिखाता है कि हम निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल है, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका जो कहता है वही बात पाकिस्तान मान रहा है। आसिम मुनीर ढोंग रच रहा है कि वो ईरानी नेताओं से निजी संपर्क बना रहा है, लेकिन हकीकत यही है, असल में वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, यानी अमेरिकी आदमी है आसिम मुनीर। ऐसे में दोस्तों ईरानी मीडिया ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पोल पट्टी खोल दी है दोस्तों, क्या आप ईरानी मीडिया की इन बातों का समर्थन करेंगे? क्या आपको भी यही लगता है कि ईरानी मीडिया ने जो बात कही है वो 101% सही है? मुनीर और शहबाज अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं, जैसा जैसा अमेरिका कह रहा है वैसा वैसा ये कर रहे हैं, क्योंकि इनकी असली लालच सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही है। ईरान को तो बस मोहरा बना रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में ईरान 100% राइट अवश्य कहिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों को सेम चीज यही लगता है मुनीर को लेकर। उधर आपको बता दें ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रख दी और साथ में अल्टीमेटम भी दिया और कहा अगर अमेरिका युद्ध भी चाहता है तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं जैसा अमेरिका चाहे। जी हां दोस्तों, बीती रात ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए तभी तैयार होगा जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरान ने इसे सीज फायर उल्लंघन और एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। हालांकि इस बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान न पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को एक तरफा
तरीके से बढ़ा दिया है। यह घोषणा तब की गई है जब 8 अप्रैल को घोषित 2 सप्ताह का युद्ध विराम कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाला था। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इस्लामाबाद यात्रा भी प्रभावी रूप से टल गई, जहां ईरानी प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता प्रस्तावित थी। ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका के साथ होने वाली दूसरी चरण की शांति वार्ता में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमीर सईद इरावनी ने कहा है कि बातचीत पाकिस्तान की राजधानी में तभी होगी जब अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। उनका ये बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद के साथ सीज फायर बढ़ाया कि तेहरान इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रस्ताव देगा। ईरानी दूत ने कहा कि अमेरिका को सीज फायर का उल्लंघन तुरंत रोकने चाहिए। हालांकि 10 दिन का ये सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला था दोस्तों। वही ईरान के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार कहा है कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर भी अच्छी खबर सामने आने वाली है, यानी कि अच्छी जो न्यूज है वो शुक्रवार तक आ सकती है। इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट ने बुधवार को बताया कि शांति वार्ता अगले 36 से 72 घंटों के भीतर फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप ने द पोस्ट से कहा यह मुमकिन है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के साथ खत्म हो रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया था। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए और अधिक समय मिल सके। अमेरिका ने साफ किया कि ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता भी इस्लामाबाद में ही होगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लगता है आपको आखिर ये सीज फायर होगी या नहीं होगी? जो भी लगता है अवश्य कमेंट करके बताएगा। तो वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी खबर, पहलगाम हमले की बरसी पर अमेरिका यूरोप का बड़ा पैगाम, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ। जी हां, पहलगाम हमले की बरसी पर मंगलवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता जताई। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देता रहेगा। उन्होंने इस हमले को बेहद दर्दनाक बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का निशाना बनाया था और उनकी पहचान पूछकर हत्या की थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। ये घटना भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी निंदा का कारण बनी थी। इसी मौके पर यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के प्रति समर्थन दोहराया। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों ने कहा कि वे आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करते हैं और पीड़ितों की याद में भारत के साथ खड़े हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने सोशल मीडिया पर यह बात कही, पोस्ट करते हुए कहा कि 1 साल बाद हम अपने भारतीय दोस्तों और साथियों के साथ पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों को याद करते हैं। हम पीड़ितों और उनके परिवारों का सम्मान देते हैं जो आज भी दुख मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया। तो वहीं इंटरेस्टिंग बात तब सामने आई जब इजराइल ने भी इस पर बयान दे दिया, कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल हमेशा से भारत के साथ खड़ा है। उसने आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और दुखी परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। इजरायली विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इजराइल देश की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल पूरे होने पर हम मारे गए बेगुनाह लोगों की याद का सम्मान करते हैं और दुखी इस घड़ी में उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, कोई भी देश कुछ भी बयान दे, लेकिन इजराइल जब ऐसी बातें कहता है तो लगता है कि इजराइल वाकई में भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इजराइल जांचा और परखा हुआ देश है भारत के लिए। वहीं अगर रशिया भी कहता तो समझ में आता कि रूस भी भारत का साथ देगा। हालांकि इन बाकी देशों ने, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ईयू, सब ने जो बातें कही सुनकर अच्छा लगा कि ये सारे हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन इजराइल और रशिया की बात ही अलग है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपकी क्या इस पर राय है? लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर आप लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई हैं, महत्वपूर्ण जिंदगियां, उनको श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भर दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स को ताकि उनको श्रद्धांजलि मिल सके। वहीं चौंकाने वाली खबर बता दे, कश्मीर को अलग करने की साजिश में यासीन मलिक ने पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति से बनाए संपर्क। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा कर दिया। जी हां दोस्तों, कश्मीर को भारत से अलग करने के अलगाववादी एजेंडे और टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था और इन रिश्तों का इस्तेमाल
भारत विरोधी और अलगाववादी एजेंडा फैलाने के लिए करता था। इस मामले में एनआईए ने उसकी सजा बढ़ाकर मौत की सजा करने की मांग भी की है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक एनआईए ने अदालत को बताया कि मलिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीनेटरों और अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क में था। एजेंसी का कहना है कि इन संपर्कों के जरिए वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए माहौल बना रहा था। मलिक ने दलील दी थी कि कई भारतीय प्रधानमंत्रियों ने कश्मीर मुद्दे पर उससे बातचीत की थी। इस पर एनआईए ने साफ कहा कि ऐसे संपर्क इस केस में कोई राहत नहीं देते और न ही आरोपों की गंभीरता को कम करते हैं। ऐसे में आप में से कितने लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि यासीन मलिक को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं आपको बता दें, तेल संकट में भारत बना लाइफ लाइन, एनर्जी डिप्लोमेसी ने बदला पूरा खेल। तो वहीं चीन की रणनीति हुई फेल। बता दें, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर दक्षिण एशिया के देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि वे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं और उनके पास आर्थिक झटकों से निपटने के लिए सीमित संसाधन ऐसे समय में छोटे देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स ने मदद के लिए चीन के बजाय भारत का रुख किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत जल्दी और सीधे तौर पर ईंधन उपलब्ध करा पा रहा है। भारत ने हाल ही के महीनों में इन देशों को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई दी है। उदाहरण के तौर पर भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को हजारों टन ईंधन भेजा है और नेपाल व मालदीव की मदद पर भी काम कर रहा है। इससे भारत एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर यानी संकट में तुरंत मदद करने वाला देश बनकर उभरा है। वहीं दूसरी ओर चीन की रणनीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर आधारित है, जिसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट लंबे समय में फायदेमंद होते हैं, लेकिन अचानक आए संकट में तुरंत राहत देने में उतने कारगर नहीं है। इस वजह से संकट के समय दक्षिण एशियाई देश उस देश को चुन रहे हैं जो जल्दी मदद दे सके। भारत की यही क्षमता उसे क्षेत्र में एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार बना रहा है। वहीं चीन की रणनीति पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। दोस्तों, अब आप इमेजिन करिए कि अगर किसी के घर में कभी गलत ना हो, लेकिन अचानक कुछ गलत हो जाए, आग लग जाए, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, अचानक उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो, और वहीं अगर आपका पड़ोसी या फिर कोई भी व्यक्ति उसी क्षण भर में आपको अपनी गाड़ी दे दे, बाइक दे दे, ताकि आप हॉस्पिटल पहुंच सकें, और उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद आपके मन में सिर्फ उस हेल्प करने वाले व्यक्ति के प्रति तुरंत दुआएं निकलेंगी। आपको लगेगा कि ये ही भगवान है, अगर इस समय ये मेरे सामने मेरी मदद नहीं करता तो आज इन व्यक्ति की जान जा सकती थी। ठीक वही चीज दोस्तों भारत के साथ है। भारत ने इमरजेंसी के समय में, संकट के समय में लोगों के लिए लाइफलाइन बना है, देशों के लिए लाइफलाइन बना है। इसीलिए हर एक देश भारत को चुन रहे हैं कि भारत संकट में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा भारत महान कमेंट में जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ईरान से जंग लड़ते 50% तक घटा अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों और गोला बारूद का भंडार। पेंटागन ने 2027 के लिए मांगा बड़ा डिफेंस बजट। डोनाल्ड ट्रंप के हिलने लगे पैर। दोस्तों, ईरान से जंग लड़ते अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइलों और गोला बारूद का भंडार आधे तक कम हो गया है। ईरान की प्रेस टीवी ने CNN की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि ईरान के खिलाफ पिछले 7 सप्ताह के युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का कम से कम 45%, थार्ड मिसाइलों के स्टॉक का कम से कम आधा हिस्सा और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों के अपने स्टॉक का लगभग 50% तक खर्च कर दिया है। इस बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने 2027 के लिए बड़ा डिफेंस बजट भी मांगा है, जो इस दावे की पुष्टि करता है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को अगले बजट वर्ष में ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और फायर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च करने की मांग की, जो ईरान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2027 के बजट में रक्षा खर्च को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के प्रयास के तहत पेंटागन ड्रोन और संबंधित तकनीक पर खर्च करने को 3 गुना बढ़ाकर $74 अरब से अधिक करने और $30 अरब से ज्यादा की राशि महत्वपूर्ण गोला बारूद के लिए मांगी है, जिसमें मिसाइल इंटरसेप्टर भी शामिल है। अब ऐसे में दोस्तों, इस पेंटागन की मांग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही अमेरिकी जनता इस अटैक को, यानी ईरान पर जो अटैक हो रहा है, युद्ध जो चल रहा है, उसके खिलाफ में खड़ी है। अमेरिकी जनता नहीं चाहती कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम या पेंटागन ये लड़ाई लड़े, उससे देश का ही नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा अमेरिका को। अमेरिकी जनता लगातार डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब कर रही है कि हमें इस युद्ध से क्या ही फायदा, हम कुछ हासिल तो करने वाले नहीं है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है जिसमें दुनिया साथ नहीं दे रही है, तो हम अकेले इस युद्ध को क्यों लड़े, अपना नुकसान हम क्यों करें। ऐसे में लगातार अमेरिका के वेपन्स कम होते जा रहे हैं।
वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में फिर मचा बवाल। मोहम्मद यूनुस के कानूनों पर पीएम तारिक रहमान की चली कैंची। दर्जनों अध्यादेश रद्द। दोस्तों बांग्लादेश की संसद ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद लाए गए कई सुधारों को रद्द कर दिया है या फिर वापस ले लिया है। इन सुधारों का मकसद सरकार और सुरक्षा बलों की जवाबदेही को बढ़ाना था। छात्रों के विद्रोह के कारण ही शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस देश के सर्वा नियुक्त किए गए थे। उनके नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने यह संशोधन किए थे जिन्हें असंवैधानिक माना गया था क्योंकि वो नागरिकों की चुनी सरकार नहीं थी। बांग्लादेश की संसद में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दबदबा है। तारिक रहमान ने फरवरी में हुए आम चुनावों में भारी जीत हासिल करके सत्ता संभाली थी। हाल ही में बांग्लादेश की संसद ने 133 अध्यादेशों के एक पैकेज की समीक्षा की है। इनमें से कम 23 अध्यादेशों जिनमें मानवाधिकार, न्यायिक निगरानी, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और पुलिस व्यवस्था से जुड़े अहम कदम शामिल है, उनको या तो रद्द कर दिया गया है या फिर संवैधानिक समय सीमा के भीतर संसदीय मंजूरी न मिल पाने के कारण उन्हें निष्प्रभावी होने दिया गया है। हालांकि ज्यादातर अध्यादेशों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जिन अध्यादेशों को खत्म किया गया है उन्हें उन संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रयासों के लिए बेहद अहम माना जाता है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि वो कमियों को दूर करने और विचार विमर्श के बाद ज्यादा मजबूत कानून फिर से लाने के लिए एक जरूरी विधायी समीक्षा कर रही है। दोस्तों उधर बता दें पाकिस्तान के बॉर्डर से घुस रहे थे आतंकवादी, गोलियां बरसाकर ईरान की फौज ने पहुंचा दिया जहन्नुम। जी हां, पाकिस्तान सीमा पर ईरान ने बड़ा एक्शन लिया। घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को उतार दिया मौत के घाट। दोस्तों एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत अधर में लटकी हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी खबर सामने नहीं आ पा रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दूसरे दौरे की वार्ता का अता पता नहीं है। उधर शिया मुल्क की सेना ने पाकिस्तान की सीमा से घुसे कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच काफी तनाव बढ़ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो देश पोस्टमैन बन रहा है वो पाकिस्तान ही है। उसकी आतंकी जमीन पर ही शांति वार्ता होनी है, यानी एक तरफ पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता करवाने का स्वयं रच रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सीमा से आतंकी ईरान में घुस रहे हैं। मामला ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का है। अपनी रिपोर्ट में तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि जैश अल अदल के कई आतंकवादियों को ईरानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह एक बलूच सुन्नी आतंकी संगठन है। दोस्तों ये IRGC और ईरान की पुलिस पर हमले करता रहता है। 2012 से ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर एक्टिव है। कई बार रास्क क्षेत्र में उसकी और ईरानी सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में 75% हिंदू पीड़ित, निशाने पर 14 से 18 साल की लड़कियां। टेंशन में आ गया यूनाइटेड नेशन। जी हां, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और विवाह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 2025 में रिपोर्ट किए गए जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में 75% पीड़ित हिंदू समुदाय की लड़कियां थी, जबकि 25% ईसाई थी। इनमें से अधिकांश घटनाएं 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के साथ हुई है। रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से करीब 80% घटनाएं सिंध प्रांत में हुई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने और देश भर में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की मांग दोहराई है। उन्होंने जबरन धर्मांतरण को अलग अपराध घोषित करने, मानव तस्करी और यौन हिंसा से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का भी आग्रह किया। दोस्तों वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों में आज यानी गुरुवार को मतदान हो रहे हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2021 में 82.30% मतदान हुआ था। आयोग की कोशिश है कि इस बार इससे भी अधिक वोटिंग हो। हालांकि वोटिंग का कुल प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की होने वाली वोटिंग के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पहले चरण के मतदान में भी आयोग कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उसने अपने तमाम बूथों पर तैनात चुनाव अधिकारियों को कहा है कि मतदान से पहले और मतदान के दौरान वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम पर जितने भी उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह की फोटो लगी है उनमें से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ईवीएम की के किसी बटन पर कोई टेप, ग्लू, इंक, परफ्यूम या किसी अन्य तरह का कोई केमिकल नहीं लगना होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उस बूथ का चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। यह कृत्य चुनावी अपराध के तहत आएगा, जिसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं एक तरफ जहां आज हो रहे हैं चुनाव, वहीं आईपैक केस में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कहा हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी की है। केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक पद पर बैठा मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम हकीकत से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। वहीं बंगाल के युवाओं से अमित शाह जी ने बड़ा वादा किया। कहा 1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरियां, महिलाओं को देंगे आरक्षण। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी राज्य में लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल बुधवार यानी 22 अप्रैल को उन्होंने हुगली में जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने बंगाल से घुसपैठियों को निकालने और राज्य से 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही। महिलाओं से वादा किया कि राज्य में भाजपा की सत्ता आने के बाद उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा राज्य के बेरोजगारों युवाओं को हर महीने चेक से 3000 रुपए मिलेंगे और हर महिलाओं के बैंक अकाउंट में भी हर महीने 3000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा की सत्ता आने के बाद महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री कर दी जाएंगी। ऐसे में दोस्तों कमेंट में कौन कौन चाहता है कि बंगाल में बदलाव जरूरी है, बंगाल में बदलाव होकर रहना चाहिए, कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी पर विवादास्पद बयान को लेकर ईसी हुआ सख्त। खड़गे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। जी हां, खड़गे ने मंगलवार को पीएम मोदी को आतंकवादी कहा था। अब चुनाव आयोग ने उनसे 24 घंटे के भीतर सफाई देने को कहा है। इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है दोस्तों। वहीं दिल्ली में अब बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। रेखा सरकार का बड़ा फैसला, नियम जल्द होंगे लागू। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही ऐसा नियम लागू किया जा सकता है जिसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोले तो पीयूसी सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। जी हां, ऐसे में अगर आपके वाहनों का पीयूसी नहीं है दोस्तों तो सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, हर जगह शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।